क्या हो अगर ये पता चले कि जो फैसले इंसान अपने मानता है वो असल में किसी और ने लिए हैं। हाँ किसी और ने बड़ी चालाकी से उसके दिमाग में डाले हैं। हाँ। क्या इंसान की अपनी सोच सच में उसकी अपनी है? हम्म। एक पल के लिए इस बात पर गौर किया जाए। हम्म। जो करियर चुना गया, जो चीजें खरीदी गईं, हम्म। या यहाँ तक कि जिन लोगों पर भरोसा किया गया, हम्म। क्या वो फैसले पूरी आजादी से लिए गए थे? या फिर वो किसी और के बिछाए हुए एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक जाल का हिस्सा थे। एग्जैक्टली आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी चौंकाने वाले और थोड़े डरावने विचार की परतों को उधेड़ने वाले हैं। हमारी आज की चर्चा का केंद्र है डोमिनिक मैन की बेहद चर्चित किताब द कंप्लीट गाइड टू डार्क साइकोलॉजी। बिल्कुल। हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे इंसान के दिमाग को बिना उसे जरा सी भी भनक लगे इन्फ्लुएंस, मैनिपुलेट और पूरी तरह से कंट्रोल किया जाता है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए, ये विषय अपने आप में एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर जैसा है। जब हम डार्क साइकोलॉजी से शब्द सुनते हैं तो दिमाग में अक्सर फिल्मों वाले विलन की तस्वीर बनती है। हाँ, कोई जो अंधेरे कमरे में बैठकर साजिश रच रहा हो। सही कहा। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा आम और अदृश्य है। मैं बता रही थी कि ये पूरी चर्चा इस बात पर आधारित है कि इंसानी दिमाग का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे हम अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। बिल्कुल, वो असल में कैसे काम करता है। ये किताब सिर्फ कुछ चालाकियों की लिस्ट नहीं है। ये इंसानी न्यूरोलॉजी और इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी का एक गहरा आईना है। मतलब विकासवादी मनोविज्ञान। हाँ, जो फैसले लोग रोजमर्रा की जिंदगी में लेते हैं, उनके पीछे कई बार ऐसे न्यूरोलॉजिकल ट्रिगर्स होते हैं जिन्हें चेतन मन पकड़ ही नहीं पाता। ये बहुत ही दिलचस्प बात है, क्योंकि जब हम इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव डालने की बात करते हैं तो ये एक बहुत ही खामोश ताकत की तरह काम करता है। बिल्कुल खामोश। मैं अक्सर सोचता हुआ कि जब कोई शोरूम में जाता है और अचानक वो महंगा फोन या गाड़ी खरीद लेता है जो उसके बजट के बाहर थी, तो लगता है कि ये सिर्फ उसकी अपनी कमजोरी है। हाँ, मुझे यही लगता था। लेकिन किताब बताती है कि वहां कुछ और ही खेल चल रहा होता है। जैसे ही कोई इंसान उस माहौल में कदम रखता है, छोटे छोटे संकेत, जिन्हें हम क्यूज कहते हैं, वो उसके दिमाग पर कब्जा करना शुरू कर देते हैं। सेल्समैन का बात करने का तरीका, उसकी बॉडी लैंग्वेज या बार बार नाम लेना। सवाल ये है कि ये महज एक बातचीत से आगे बढ़कर दिमाग के फैसले लेने वाले हिस्से को कैसे हैक कर लेता है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जो प्रक्रिया काम कर रही है उसे मनोविज्ञान में कॉग्निटिव ईज यानी संज्ञानात्मक सरलता कहा जाता है। कॉग्निटिव ईज? हाँ, दिमाग स्वाभाविक रूप से आलसी होता है। वो ऊर्जा बचाना चाहता है। जब कोई सेल्समैन बार बार किसी का नाम लेता है तो दिमाग के उस हिस्से में एक परिचित होने का एहसास पैदा होता है। इससे इंसान का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि क्रिटिकल थिंकिंग या आलोचनात्मक सोच का केंद्र है, अपनी पहरेदारी कम कर देता है। मतलब दिमाग रिलैक्स हो जाता है कि चलो ये तो अपना ही आदमी है। एग्जैक्टली। इसके अलावा एक और बहुत शक्तिशाली सिद्धांत है जिसे अथॉरिटी बायस कहते हैं। जैसे रेस्टोरेंट में वेटर वाला उदाहरण। हाँ, वो बहुत सटीक उदाहरण है। अक्सर होता है कि लोग मेन्यू देखते रहते हैं और फिर वेटर आकर कहता है कि आज की स्पेशल डिश ये है, ये सबसे बेहतरीन है, और इंसान बिना सोचे वही ऑर्डर कर देता है। उसे लगता है कि उसने अपनी पसंद से कुछ नया ट्राई किया है। ठीक वही, क्योंकि दिमाग उस वेटर को उस विशिष्ट माहौल का अथॉरिटी फिगर मान लेता है। दिमाग सोचता है कि इसे मुझसे ज्यादा पता है, इसलिए सोचने में अपनी ऊर्जा क्यों खर्च करूं। और ये सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है। मिररिंग नाम की एक तकनीक होती है। सामने वाले की नकल करना। हाँ, जिसमें सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज की बहुत ही हल्की, बहुत ही सटल नकल की जाती है। जब ऐसा होता है तो इंसान के दिमाग में मौजूद मिरर न्यूरॉन्स फायर करने लगते हैं। ये वही न्यूरॉन्स हैं जो इंसानों में एम्पैथी या सहानुभूति पैदा करते हैं। तो अवचेतन मन को एक सिग्नल जाता है कि ये व्यक्ति बिल्कुल मेरे जैसा है। बिल्कुल, ये व्यक्ति सुरक्षित है। और जहां सुरक्षा का एहसास होता है वहां इंसान आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाता है। और ये बात सिर्फ इंसान के व्यवहार तक सीमित नहीं है, माहौल भी तो यही काम कर रहा है। जैसे शोरूम्स में बजने वाला वो बहुत ही धीमा सॉफ्ट क्लासिकल म्यूजिक। हाँ, ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि हर बड़े स्टोर में एक तरह की ही धुन बज रही होती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही सोची समझी न्यूरोलॉजिकल रणनीति है। धीमा संगीत इंसान की हार्ट रेट यानी दिल की धड़कन को धीमा करता है। अच्छा। ये दिमाग को एक अल्फा स्टेट में ले जाता है, जो कि रिलैक्सेशन की अवस्था है। जब इंसान रिलैक्स होता है तो उसे समय गुजरने का अंदाजा नहीं रहता और
सबसे अहम बात, उस रिलैक्स्ड स्टेट में प्राइस टैग देखकर होने वाला जो एक स्वाभाविक तनाव है वो कम हो जाता है। मतलब पैसा खर्च करने का दर्द कम महसूस होता है। बिल्कुल। इन्फ्लुएंस इतना सटल और इनविजिबल होता है कि जब तक इंसान को लगता है कि वो आज़ाद फैसला ले रहा है, असल में उसका दिमाग पहले ही उस दिशा में मोड़ा जा चुका होता है। तो एक तरह से इन्फ्लुएंस बस एक हल्का सा धक्का है जो इंसान को उस रास्ते पर ले जाता है जहाँ शायद वो खुद भी जाना चाहता था, बस उसे थोड़ी मदद चाहिए थी। हाँ, इन्फ्लुएंस अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि डार्क साइकोलॉजी का जो दूसरा स्तर है मैनिपुलेशन, वो हल्का धक्का नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर इन्फ्लुएंस किसी की जेब से उसकी मर्जी से पैसे निकलवाना है, तो मैनिपुलेशन उस इंसान को खुद अपनी जेब काटने पर मजबूर करना है और फिर उसी इंसान से माफी भी मंगवाना है। एग्जैक्टली। इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेशन के बीच की ये लकीर कैसे पार होती है? मैनिपुलेशन और इन्फ्लुएंस में नियत और कंट्रोल का फर्क होता है। इन्फ्लुएंस में दिशा मोड़ी जाती है, लेकिन मैनिपुलेशन में इंसान की कमजोरियों, उसके डरों और उसकी सबसे गहरी असुरक्षाओं का पूरा फायदा उठाया जाता है। मैनिपुलेटर हमेशा पूरी तरह से कंट्रोल में रहता है, जबकि शिकार को लगता रहता है कि फैसले उसके अपने हैं। यहाँ दिमाग के उन हिस्सों पर वार किया जाता है जो हमारे सर्वाइवल यानी जिंदा रहने की प्रवृत्ति से जुड़े हैं। इसका एक बहुत बड़ा हथियार गिल्ट यानी अपराध बोध को माना गया है। बहुत बड़ा हथियार। रोजमर्रा के रिश्तों में लोग अक्सर सुनते हैं कि तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते, मैंने तो तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। हाँ, ये बहुत आम बात है। इस एक छोटी सी लाइन में इतना भारी इमोशनल ट्रैप है। ये लाइन सुनते ही इंसान का सारा लॉजिक खत्म क्यों हो जाता है? क्योंकि गिल्ट सीधे तौर पर हमारी एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी से जुड़ा है। अच्छा। हाँ, हजारों साल पहले जब इंसान कबीलों में रहता था, तो कबीले की उम्मीदों पर खरा न उतरने का मतलब था समाज से बाहर निकाल दिया जाना, जिसका सीधा अर्थ था मौत। बिल्कुल। इसलिए जब कोई गिल्ट पैदा करता है तो इंसान के दिमाग का एमिगडाला, जो कि डर का केंद्र है, हाई अलर्ट पर आ जाता है। इंसान उस बेचैनी और डर को तुरंत खत्म करना चाहता है, और इसका सबसे आसान तरीका होता है मैनिपुलेटर की बात मान लेना। और इसी डर का एक और रूप है फोमो या फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, विज्ञापनों में हम ये रोज देखते हैं। जब बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है कि सिर्फ आज रात तक का ऑफर, स्टॉक खत्म होने वाला है, तो ये भी तो उसी कबीले वाले डर को ट्रिगर कर रहा है कि कहीं कोई पीछे ना छूट जाए। बिल्कुल, ये एक कृत्रिम इमरजेंसी पैदा करने का तरीका है। लेकिन गिल्ट और फोमो से भी ज्यादा खतरनाक एक और मनोवैज्ञानिक हथियार है, जिसे गैस लाइटिंग कहा जाता है। गैस लाइटिंग, ये शब्द आजकल बहुत सुनने को मिलता है। हाँ, लेकिन ये सिर्फ झूठ बोलना नहीं है, ये एक इंसान की अपनी सच्चाई को परखने की क्षमता को ही नष्ट कर देना है। अगर किसी मैनिपुलेटर को उसकी गलती पर पकड़ा जाए, तो वो इतने अचूक आत्मविश्वास के साथ इनकार करेगा और उल्टे उसी इंसान को जिम्मेदार ठहराएगा कि शिकार खुद सोचने लगेगा कि शायद मेरी ही याददाश्त कमजोर है। हाँ, या शायद मैं ही पागल हो रही हूँ। ये तो सीधे सीधे दिमाग की वायरिंग के साथ खिलवाड़ करना हुआ। जब किसी को लगातार गैसलाइट किया जाता है, तो क्या सच में उसका दिमाग अपनी ही यादों पर भरोसा करना छोड़ देता है? हाँ, यही मेरा सवाल था। 100%, क्योंकि दिमाग में कॉग्निटिव डिसोनेंस यानी संज्ञानात्मक असंगति पैदा होती है। मतलब दो अलग अलग सच एक साथ टकरा रहे होते हैं। एग्जैक्टली। एक तरफ इंसान की अपनी याद है कि क्या हुआ था, और दूसरी तरफ उस इंसान का पूरा आत्मविश्वास है जिसे वो प्यार करता है या जिस पर निर्भर है। दिमाग इस विरोधाभास को बर्दाश्त नहीं कर पाता, और चूंकि मैनिपुलेटर बहुत प्रभावशाली होता है, तो दिमाग अपनी ही यादों को झूठा मानकर उस तनाव को खत्म कर देता है। बहुत डरावना है ये। इसके अलावा एक और मीठा जहर होता है, जिसे फ्लैटरी या चापलूसी कहते हैं। जब कोई जरूरत से ज्यादा तारीफ करता है, तो वो असल में इंसान के सुरक्षा चक्र को गिरा रहा होता है। तो ऐसे में खुद को बचाना कैसे मुमकिन है, क्योंकि ये सब तो अदृश्य तरीके से हो रहा है? बचाव का सबसे पहला कदम है अपने अंदर उठने वाली उस बेचैनी को पहचानना। जब भी कोई फैसला लेते हुए अंदर से लगे कि कुछ ठीक नहीं है या दबाव महसूस हो, तो वो एक अलार्म है। शरीर बता देता है कि कुछ गलत हो रहा है। बिल्कुल। इसके लिए असर्टिवनेस की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मतलब बिना डरे अपनी बात कहना। हाँ, साफ और सीधे तरीके से बिना किसी गिल्ट के ना कहना एक बहुत बड़ी ताकत है। मैनिपुलेटर हमेशा धुंधलेपन और उलझन का फायदा उठाते हैं, लेकिन स्पष्टता उनके खेल को बिगाड़ देती है। इसके साथ ही मजबूत इमोशनल बाउंड्रीज बनाना बहुत जरूरी है, ताकि कोई भावनाओं का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ना ले सके।
ये एक बहुत ही पावरफुल शिफ्ट है, लेकिन डार्क साइकोलॉजी का सफर यहाँ रुकने वाला नहीं है। अगर हम इसको एक गेम मान लें तो लेवल 3 और भी ज्यादा उलझा हुआ है। सही कहा। इसे माइंड गेम्स कहते हैं। ये मैनिपुलेशन का एक ऐसा रूप है जहां शब्द बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक दबाव चरम पर होता है। ये कैसे संभव है कि एक इंसान बिना कुछ साफ साफ कहे सामने वाले की रातों की नींद उड़ा दे? अगर हम इसको बड़े नजरिए से देखें तो ये सब अनिश्चितता का खेल है। अनिश्चितता। इंसान का दिमाग स्पष्टता यानी क्लैरिटी से प्यार करता है। उसे पैटर्न चाहिए, उसे जवाब चाहिए। और माइंड गेम्स खेलने वाला व्यक्ति जानबूझकर इंसान को उस स्पष्टता से दूर कर देता है। वो खुद को ही उस स्पष्टता का एकमात्र स्रोत बना लेता है। मतलब वो जानबूझकर उलझाता है। हाँ, इसमें सीधे तौर पर कोई आदेश नहीं दिया जाता, बल्कि दिमाग को ऐसी पहेलियों में उलझा दिया जाता है जिनका कोई समाधान नहीं होता। किताब में इसका एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझाया गया है, जिसे डबल बाइंड करते हैं। यह बहुत ही क्लासिक माइंड गेम है। मान लीजिए ऑफिस में कोई बॉस अपने कर्मचारी से कहता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम इस बड़े प्रोजेक्ट को अपने तरीके से लीड करोगे। और फिर आगे क्या कहता है? लेकिन याद रखना, अगर इसमें जरा सी भी चूक हुई तो तुम्हारा कैरियर खत्म हो सकता है। यह स्थिति सुनने में ही घुटन भरी लगती है। बिल्कुल। एक ही वाक्य में पूरी आजादी भी है और सबसे बड़ा खतरा भी। इसमें दिमाग कैसे रिएक्ट करता है? इस स्थिति में दिमाग एक पैरालिसिस या लकवे की स्थिति में चला जाता है। बॉस ने 2 ऐसे निर्देश दिए हैं जो एक दूसरे को काटते हैं। अगर वो डर के मारे सेफ खेलता है तो उसे इस बात का गिल्ट होता है कि उसने बॉस के भरोसे को तोड़ा और लीडरशिप नहीं दिखाई। इसे ही शायद नो विन सिचुएशन कहते हैं। बिल्कुल, इसे मनोवैज्ञानिक भाषा में नो विन सिचुएशन कहते हैं। इसमें इंसान चाहे जो भी करे वो हारता ही है। और इस पूरी प्रक्रिया में वो उस बॉस पर और भी ज्यादा निर्भर हो जाता है, क्योंकि उसे हर छोटे कदम पर यह पूछना पड़ता है कि क्या वो सही कर रहा है। ये तो किसी को अपने ही दिमाग के अंदर कैद कर देने जैसा है। और मिक्स सिग्नल्स भी तो ऐसे ही काम करते हैं। बिल्कुल वैसे ही एक दिन कोई किसी की बहुत तारीफ कर रहा है, उसे महसूस करा रहा है कि वो दुनिया का सबसे खास इंसान है, और अगले ही दिन बिना किसी वजह के वो पूरी तरह से रूखा व्यवहार करने लगता है। इसे इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहते हैं। ये बिल्कुल जुए की तरह काम करता है। जुए की तरह कैसे? इंसान को पता नहीं होता कि अगली बार उसे इनाम मिलेगा या सजा। इस अनिश्चितता की वजह से इंसान के दिमाग में डोपामाइन की स्पाइक्स आती हैं, जो उसे उस मैनिपुलेटर का पूरी तरह से आदी बना देती है। मतलब वो बार बार उसी के पास वैलिडेशन के लिए जाता है। हाँ, वो इंसान वैलिडेशन के लिए तड़पने लगता है। और इसी से जुड़ा माइंड गेम्स का सबसे क्रूर हथियार है साइलेंट ट्रीटमेंट। साइलेंट ट्रीटमेंट। जानबूझकर नजरअंदाज करना, मैसेज का जवाब ना देना या अचानक बीच बातचीत में गायब हो जाना। साइलेंट ट्रीटमेंट सच में बहुत भारी पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे अंदर ही अंदर कोई चीज काट रही है। इंसान लगातार सोचता रहता है कि मुझसे क्या गलती हुई, कल तक तो सब ठीक था। और उसी बेचैनी में वो जाकर माफी मांग लेता है, भले ही गलती उसकी हो या ना हो। ये इतना दर्दनाक क्यों होता है? क्योंकि न्यूरोसाइंस ने यह साबित किया है कि जब किसी को सोशली रिजेक्ट किया जाता है या इग्नोर किया जाता है तो दिमाग के उसी हिस्से में हलचल होती है जिसे एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स कहते हैं, जो शारीरिक दर्द या फिजिकल पेन के दौरान एक्टिव होता है। तो मतलब साइलेंट ट्रीटमेंट दिमाग के लिए किसी शारीरिक चोट जितना ही असली और दर्दनाक है। एग्जैक्टली। तो इस अदृश्य चोट से बचा कैसे जाए? जब कोई किसी के दिमाग को इस तरह से हैक कर रहा हो तो अपनी समझ को कैसे स्थिर रखा जा सकता है? इसका सबसे बड़ा एंटीडोट है इमोशनल डिटैचमेंट या भावनात्मक अलगाव। भावनाओं को अलग कर लेना। हाँ, जब कोई साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा हो या मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहा हो तो उसका मुख्य लक्ष्य ही रिएक्शन निकलवाना होता है। वो देखना चाहता है कि शिकार तड़प रहा है। अगर इंसान शांत रहे, कोई रिएक्शन ना दे और अपनी दिनचर्या में मगन रहे तो वो माइंड गेम वहीं फेल हो जाता है। खुद पर भरोसा रखना और ये समझना कि ये सामने वाले का टॉक्सिक पैटर्न है, ना कि आपकी कोई कमी, ये माइंड गेम से बचने का इकलौता रास्ता है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? हम इन्फ्लुएंस के हल्के धक्के से होते हुए मैनिपुलेशन के फरेब और माइंड गेम्स की भूल भुलैया तक आ गए। लेकिन अब चर्चा को सबसे गहरे और खौफनाक स्तर पर ले जाने का वक्त आ गया है। माइंड कंट्रोल। हाँ, माइंड कंट्रोल। ये सिर्फ कुछ फैसलों को बदलने या उलझन पैदा करने की बात नहीं है। ये तो इंसान की पहचान, उसकी आइडेंटिटी को ही जड़ से उखाड़कर एक नया इंसान प्लांट कर देने का प्रोसेस है। ये डार्क साइकोलॉजी की सबसे चरम सीमा है। माइंड कंट्रोल में और बाकी तरीकों में ये बुनियादी फर्क है कि माइंड कंट्रोल के बाद शिकार को ये लगता ही नहीं कि उसे कंट्रोल किया जा रहा है।
उसे लगता है कि ये सब उसके अपने विचार हैं। बिल्कुल, उसे लगने लगता है कि यह बाहरी प्रोग्रामिंग उसकी अपनी आवाज है, उसकी अपनी आत्मा की आवाज है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें या कल्ट समूहों के काम करने के तरीके को देखें, तो ये साफ होता है कि कैसे मास लेवल पर या किसी एक व्यक्ति पर इसका इस्तेमाल होता है। किताब में इसके जिन तरीकों का जिक्र है वे सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं, जैसे रेपिटेशन और प्रोपेगेंडा का सिद्धांत। ये बताया गया है कि कैसे इतिहास में लीडर्स बार बार एक ही कहानी दोहराते हैं। वे जनता के दिमाग में ये बात डालते हैं कि हम चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हैं, हालात कभी इतने खराब नहीं थे और सिर्फ मैं ही एक रक्षक हूं जो आपको बचा सकता हूं। ये एक बहुत ही जाना माना पैटर्न है। यहां हम किसी राजनीतिक पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि विशुद्ध रूप से उस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को देख रहे हैं जिसे किताब में समझाया गया है। जब ये कहानी हर जगह से बार बार दोहराई जाती है, तो क्या सच में लोगों का अवचेतन मन इसे बिना किसी सवाल के परम सत्य मान लेता है? इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है और इसका जवाब है हाँ, क्योंकि दिमाग इल्यूजन ऑफ ट्रूथ इफेक्ट का शिकार हो जाता है। इल्यूजन ऑफ ट्रूथ। जब कोई झूठ या कोई कहानी बार बार सामने आती है, तो वो दिमाग के न्यूरोलॉजिकल पाथवेज में इस कदर बस जाती है कि वो सच से भी ज्यादा असली लगने लगती है। और इसके साथ जो सबसे खतरनाक टूल इस्तेमाल होता है वो है आइसोलेशन, यानी पूरी तरह से अलग थलग कर देना। चाहे वो कोई कल्ट ग्रुप हो या कोई एक्सट्रीम टॉक्सिक रिश्ता, सबसे पहला काम यही किया जाता है कि इंसान को बाहरी दुनिया, उसके पुराने दोस्तों और सबसे अहम अलग अलग विचारों से काट दिया जाता है। मतलब उसे एक इको चेंबर में डाल दिया जाता है जहां सिर्फ वही आवाज गूंजती है जो मैनिपुलेटर चाहता है। सटीक शब्द इस्तेमाल किया। जब दिमाग को बाहर से कोई नया डेटा, कोई विरोधी विचार या कोई अलग नजरिया मिलना बंद हो जाता है, तो हम दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी उस नई और इकलौती कहानी को ही पूरी दुनिया मान लेती है और कोई सवाल उठाने वाला बचता ही नहीं। बिल्कुल। इसके बाद एक और बहुत ही सूक्ष्म तकनीक काम में लाई जाती है, जिसे हिप्नोटिक लैंग्वेज कहते हैं। हिप्नोटिक लैंग्वेज, ये कोई पेंडुलम घुमाकर सुला देने वाला जादू तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बातचीत के दौरान ऐसे शब्दों का इस्तेमाल है जो सीधे क्रिटिकल थिंकिंग को बायपास कर देते हैं। जैसे कोई कह रहा हो कि तुम यहाँ बैठे हो, तुम मेरी आवाज सुन रहे हो और तुम अंदर ही अंदर महसूस कर रहे हो कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। हाँ, ये सुनने में एक बहुत ही सामान्य सी बात लगती है, लेकिन असल में ये क्या कर रही है? इसे पेसिंग एंड लीडिंग कहते हैं। पेसिंग एंड लीडिंग। पहले दो वाक्य ऐसी सच्चाइयां हैं जिन्हें दिमाग झुठला नहीं सकता। हाँ, इंसान बैठा है और हाँ, वो आवाज सुन रहा है। दिमाग 2 बार हाँ कहता है और उसका सुरक्षा तंत्र थोड़ा ढीला पड़ जाता है। तीसरा वाक्य वो निर्देश है जो मैनिपुलेटर दिमाग में प्लांट करना चाहता है। चूंकि दिमाग पहले ही हाँ मोड में है, वो इस तीसरे वाक्य को भी बिना जांचे स्वीकार कर लेता है। तो ये एक तरह का लूप है। बिल्कुल। जब इसे आइसोलेशन और रेपिटेशन के साथ मिला दिया जाता है, तो इंसान की अपनी कोई स्वतंत्र सोच बचती ही नहीं। वो पूरी तरह से एक कठपुतली बन जाता है। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि इंसान का दिमाग एक बहुत ही खुला हुआ सिस्टम है जिसे कोई भी हैक कर सकता है। तो क्या माइंड कंट्रोल से बचने का कोई पुख्ता तरीका है? तरीका है, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा सचेत प्रयास की जरूरत होती है। सबसे बड़ा हथियार है डाइवर्स एक्सपोजर, यानी जानबूझकर ऐसे लोगों से मिलना और ऐसे विचार पढ़ना जो हमारी अपनी सोच से बिल्कुल अलग हों। मतलब अपने उस इको चैम्बर को तोड़ना। हाँ, ये इको चैम्बर को तोड़ने का काम करता है। इसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग की आदत डालना। जब भी कोई बात बहुत ज्यादा भावुक कर दे या डला दे, तो एक कदम पीछे हटकर खुद से पूछना चाहिए कि क्या ये तथ्य है या सिर्फ एक भावना जिसे मेरे अंदर ट्रिगर किया जा रहा है। बहुत सही बात है। जो उसमें बोए जाते हैं। इसलिए खुद को पॉजिटिव और सशक्त विचारों से प्रोग्राम करना सबसे बेहतरीन सुरक्षा कवच है। तो इस पूरे गहरे विश्लेषण को अगर हम एक जगह समेटें, तो हमने देखा कि डार्क साइकोलॉजी की ये दुनिया कितनी गहरी और जटिल परतों में बटी है। इन्फ्लुएंस वो हल्का धक्का है जो दिमाग के आलस का फायदा उठाकर हमारी दिशा तय करता है। बिल्कुल। मैनिपुलेशन हमारे इवोल्यूशनरी डरों और भावनाओं को हाईजैक करके हमें अपनी ही मर्जी के खिलाफ ले जाता है। माइंड गेम्स अनिश्चितता और संज्ञानात्मक असंगति का ऐसा जाल बुनते हैं जो इंसान को अंदर से तोड़ देता है। और आखिर में माइंड कंट्रोल, आइसोलेशन और रिपीटिशन के जरिए इंसान की पूरी पहचान को ही बदल कर रख देता है। और इन सब बातों का लबोलुआब ये है कि कोई भी इंसान ये सोचकर बेफिक्र नहीं रह सकता कि वो बहुत स्मार्ट है
और उस पर इन चीजों का असर नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। यह ज्ञान केवल दूसरों की चालाकियों से बचने के लिए नहीं है। ये इस बात का एहसास है कि हमारा दिमाग एक खाली कैनवस है। हम्म, अगर इंसान खुद पूरे होशो हवास में अपने दिमाग को प्रोग्राम नहीं करेगा, अपने विचार खुद नहीं चुनेगा, तो ये पक्का है कि कोई और बाहर से आकर उस खाली जगह को भर देगा। सही कहा। इसलिए अवेयरनेस महज एक बचाव नहीं है, बल्कि अपनी मानसिक आज़ादी को जिंदा रखने का एकमात्र तरीका है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। और इसी के साथ आज की इस चर्चा के अंत में एक सवाल छोड़कर जाना चाहेंगे। हमने ये जाना कि अवचेतन मन बिल्कुल न्यूट्रल है और उसमें बचपन से ही समाज से, विज्ञापनों से या आसपास के लोगों से लगातार इन्फ्लुएंस और माइंड कंट्रोल की प्रोग्रामिंग डाली जाती रही है। तो अगर ये सच है, तो एक इंसान के अंदर आज मौजूद कितने विश्वास, कितने मूल्य और कितने बड़े फैसले सच में उसके अपने हैं? बहुत गहरा सवाल है। क्या ये संभव है कि जिस चीज को कोई अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी मानता है, वो महज किन्हीं अनजान मैनिपुलेटर्स की छोड़ी हुई पुरानी गूंज हो? शायद ये समय है कि इंसान खुद के भीतर झांके और इस सवाल का जवाब खोजे। सोचने वाली बात है ना?